नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो हमारे चैनल को इतना प्यार और सपोर्ट करने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हम संविधान के ऊपर चर्चा कर रहे थे और हमने पिछली क्लास में हमारे संविधान के भाग 3 के बारे में चर्चा करी थी, जिसमें मूल अधिकार लिखे गए हैं। अब दोस्तों, मूल अधिकार हमारे संविधान के अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक लिखे गए हैं, जिसमें हमने पिछली क्लास में बताया था कि मूल अधिकार क्या होते हैं, हमारे जीवन में मूल अधिकार क्यों जरूरी है, मूल अधिकार संविधान में शामिल क्यों किए गए थे। इन सब के बारे में हमने विस्तार से चर्चा करी थी और अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13 के बारे में चर्चा करी थी कि अनुच्छेद 12 में स्टेट की परिभाषा दी गई है। मतलब स्टेट जो भी कोई कानून बनाएगा तो वह दूसरे के मूल अधिकारों का ध्यान रखेगा, मतलब दूसरे के मूल अधिकारों का हनन नहीं करेगा। तो यह परिभाषा स्टेट की दी गई थी अनुच्छेद 12 में। अनुच्छेद 13 में जो मूल अधिकार दिए गए हैं संविधान में, तो संविधान में मूल अधिकार देने से पहले ही यह चेतावनी दे दी गई है कि उनको सीमित कर दिया गया है, मतलब अल्पीकरण कर दिया गया है। मतलब कैसे कि जब भी आप कोई अगर दूसरे के मूल अधिकारों का हनन करोगे तो आपके मूल अधिकार खत्म हो जाएंगे। तो संविधान में यह चर्चा की गई है कि जब भी आपको मूल अधिकार हम दे रहे हैं, उससे पहले हम आपको चेतावनी दे रहे हैं कि आप ऐसा काम कभी नहीं करोगे, तभी आपके मूल अधिकार मान्य होंगे, तभी आप मूल अधिकारों का उचित रूप से प्रयोग कर सकेंगे। अब दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे सबसे पहले समानता के अधिकार के बारे में कि समानता का अधिकार क्या है और हमारे संविधान में समानता का अधिकार क्यों रखा गया था। दोस्तों, सबसे पहले हम देखें कि समानता का अधिकार हमारे संविधान के अनुच्छेद भाग 3 के अनुच्छेद 14 से 18 में रखा गया है। जैसे पूरे मूल अधिकार 12 से 35 तक रखे गए हैं, जिनमें समानता का अधिकार 14 से 18 तक रखा गया है। अब दोस्तों, सबसे पहले हम देखें कि समानता के अधिकार की जरूरत क्यों पड़ी। दोस्तों, जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, उससे पहले हमारे समाज में ऊंच नीच, जाति पाति, छुआछूत, यह एक तरीके से नौकरियों में भी ऐसा बहुत भेदभाव किया जा रहा था, जिसकी वजह से समाज दो भागों में बटा हुआ था, एक तो अपर कास्ट, एक लोअर कास्ट। लोअर कास्ट की स्थिति इतनी दयनीय थी कि उसको मतलब समाज में हे दृष्टि से देखा जाता था, मतलब उसके साथ कोई खाना नहीं खा सकता था। वो अगर कहीं चले जाए या किसी बर्तन को छू ले पानी पीने के लिए, उसके साथ भेदभाव किया जाता था। अगर वो मंदिर में चल जाए तो उसे वहाँ से बाहर निकाल दिया जाता था। तो ऐसे बहुत सारे भेदभाव किए जाते थे, जिसकी वजह से हमारे संविधान में यह तय किया गया कि अगर संविधान में समानता का अधिकार नहीं रखा गया तो संविधान में आने वाले समय में, हमारे देश में आने वाले समय में समाज में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों, जब हमारा संविधान बन रहा था तो हमारे संविधान के बनाने वाले जो महान निर्माता थे, उन्होंने बहुत सोच समझकर हमारे संविधान में समानता के अधिकारों के बारे में चर्चा करी थी। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं कि अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता के अधिकारों के बारे में क्या क्या लिखा गया है। दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं अनुच्छेद 14 में। अनुच्छेद 14 में क्या लिखा गया है। अनुच्छेद 14 में लिखा गया है कि विधि के समक्ष सब समान है, मतलब कानून के हिसाब से सब समान है। विधि के समक्ष समानता किसके समक्ष है? विधि के समक्ष समानता। यह लिया गया है यूके के संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से, मतलब कानून की दृष्टि से सब समान है। अब दोस्तों, इसमें क्या है, थोड़ा नकारात्मकता का भाव है। नकारात्मकता का कैसे कि जैसे हम समाज में अभी हम देखते हैं, अभी हम कहते हैं कि कानून तो केवल गरीबों के लिए बनाए गए हैं, अमीरों के लिए कोई कानून मान्य नहीं रखता। मतलब इसमें और भी यह देखा जाता है कि बाहुबलियों के लिए कोई कानून नहीं है, जबकि जो भी कानून है वो केवल गरीबों के लिए है। ऐसा हमारे समाज में देखने को मिलता है। दोस्तों, उसमें सबसे बड़ा कारण ये भी है कि अगर आपके साथ कोई घटना घटित हो जाती है और अगर हम उसके ऊपर कोई केस करते हैं या बढ़िया वकील करते हैं, तो जैसे नीची जाति के लोग हैं या फिर गरीब तबके के जो लोग हैं, वो क्या है, जैसे बड़े बड़े वकील अगर करेंगे तो उसकी फीस बहुत हाई रहती है, उसके पैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं, जिसकी वजह से कोई भी गरीब इंसान होता है वो अच्छा वकील कर ही नहीं पाता है। दूसरा, जो भी कोई अमीर इंसान है वो बढ़िया से बढ़िया वकील करेगा, चाहे कितने भी पैसे लग जाए, और जितना बढ़िया वकील होगा वह अदालत में दलीलें उतनी अच्छी से पेश कर पाएगा, जिसकी वजह से अमीरों के हक में सबसे ज़्यादा फैसले जाते हैं। तो दोस्तों, हम इस आधार पर देख सकते हैं गरीबों और अमीरों में ये फर्क हमें देखने को मिलता है, जिसकी वजह से हमारे समाज में यह ऊंच नीच की भावना देखने को मिलती है। बाकी हमारे संविधान में तो कहा गया है कि विधि के समक्ष सब समान है, कानून के हिसाब से सब समान है। यह यूके के संविधान से लिया गया है। अब दोस्तों, इसमें और भी भेदभाव जैसे ये किया गया है
कि जैसे राष्ट्रपति है और राज्यपाल है, उनके ऊपर कोई भी फौजदारी मुकदमा नहीं लग सकता जब तक वो पद पर बने हुए हैं। इसमें क्या है, जैसे राष्ट्रपति है और राज्यपाल है, क्योंकि इनको कोई सजा हो नहीं सकती जब तक ये पद पर बने हुए हैं, क्योंकि ये खुद की सजा खुद ही माफ कर लेंगे, तो इनके ऊपर यह कानून लागू नहीं होता है, यह मूल अधिकार लागू नहीं होता है। तो दोस्तों इसमें फर्क हमें देखने को मिल गया कि कानून की दृष्टि से सब समान है। अब दोस्तों इसी में एक और ये है जो हमने क्या किया है, यूएसए के संविधान से लिया है, वो है कानून का समान संरक्षण। कानून का समान संरक्षण यह लिया गया है यूएसए के संविधान से, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से यह लिया गया है। इसमें यह कहा गया है कि हमारी दृष्टि से कानून सबके लिए समान है, कानून सबकी रक्षा करता है। इसमें पॉजिटिव भावना देखने को मिलती है कि कानून हमारे लिए, कानून सबके लिए समान है, जबकि कानून के हिसाब से सब समान है, जबकि दूसरे में क्या है, हमारे हिसाब से सबके लिए समान कानून है। मतलब कानून का समान संरक्षण, कानून सबके लिए सबकी रक्षा करता है, सबके लिए समान है। इसमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन ऊपर वाले में थोड़ा सा नकारात्मकता का भाव हमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों अनुच्छेद 14 में यह लिखा गया है कि कानून की दृष्टि से सभी लोग समान हैं। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 15 के बारे में कि अनुच्छेद 15 में क्या लिखा गया है। दोस्तों अनुच्छेद 15 में लिखा गया है कि अगर आपकी कहीं भी जाति, धर्म, जन्म स्थान या लिंग के आधार पर आपके साथ सार्वजनिक स्थल पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये हमें अनुच्छेद 15 में देखने को मिलता है। अब दोस्तों सबसे पहले हम जाति की बात करें। जाति की बात करें तो हम जैसे इतिहास को उठाकर देखें तो जाति व्यवस्था पनपी क्यों थी कि जब वैदिक काल का जब समय था तो हमारे समाज को 4 भागों में वैदिक काल में बांटा गया था। जैसे दोस्तों थोड़ा सा हम समझ लेते हैं जाति व्यवस्था कैसे पनपी। जैसे उस समय जब समाज बन रहा था वैदिक काल में, तो उस समय कोई जाति नहीं थी, ना ही कोई जाति व्यवस्था थी, लेकिन उनमें से कुछ लोग क्या थे, बहुत विद्वान हो गए थे, जिनको तो ब्राह्मण की दृष्टि से देखा जाने लगा। जो विद्वान थे उन्हें कहा गया ब्राह्मण, और जो लड़ाई करते थे मतलब राजा थे या फिर सैनिक थे, उन्हें कहा गया क्षत्रिय। और दोस्तों जो कोई व्यापार करता था उसे कहा गया वैश्य, और शूद्र उनको कहा गया जो इनके यहां पर नौकरी करते थे, ब्राह्मणों की नौकरी करते थे, क्षत्रियों की नौकरी करते थे, व्यापार जो व्यापारी थे उनके यहाँ पर नौकरी करते थे, मतलब उनके यहाँ पर काम करते थे। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के रूप में 4 भागों में बांटा गया था। तो उस समय वैदिक काल में क्या था, काम के आधार पर समाज को बांटा गया था। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते जब यह परंपरा धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी तो इसमें क्या कर दिया, सबसे बड़ी गलती यह हुई कि इसे वंश के आधार पर कर दिया। वंश के आधार पर मतलब जन्म के आधार पर कर दिया कि ब्राह्मण के घर में कोई भी जन्म लेगा, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे बिल्कुल बकलोल हो, वो ब्राह्मण ही कहलाएगा। क्षत्रिय के घर में कोई भी जन्म लेगा, उसे लड़ाई करना आता ही नहीं हो, तो वह क्षत्रिय ही कहलाएगा। तो यह धीरे धीरे व्यवस्था किसके आधार पर हुई, यह तो हुई थी दोस्तों कर्म के आधार पर। कितनी बेहतरीन व्यवस्था हमारे समाज में बांटी गई थी। अब यही व्यवस्था जब जन्म के आधार पर हुई, जब जन्म के आधार पर हुई यही व्यवस्था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जब यह जन्म के आधार पर यह व्यवस्था हो गई तो पूरा मामला खराब हो गया। मामला इसलिए खराब हो गया क्योंकि यह जो क्रम के आधार पर थी तो एक ही परिवार में अलग अलग ब्राह्मण भी थे, क्षत्रिय भी थे, व्यापारी भी थे, शूद्र भी थे, तो एक ही परिवार में सभी लोग पाए जाते थे, तो समाज का बंटवारा वैसे ही नहीं होना था। लेकिन जब ये जन्म के आधार पर होने लगी तो समाज का बंटवारा होने लगा और इसे एक जाति व्यवस्था स्थापित हुई समाज में, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र के रूप में जब उभर के आए तो आगे जाकर समाज में बहुत सारी विसंगतियां पैदा होने लगी
और ऊंच नीच की भावना पैदा होने लगी। और इसमें सबसे बड़ी जब सिद्धांत एक और दिया गया इसमें, उसमें यह दिया गया, इसमें यह कहा गया है कि ब्राह्मण जन्मे हैं। ब्रह्मत्व का जो सिद्धांत दिया गया उसमें यह कहा गया कि ब्राह्मण जो जन्मे हैं वो ब्रह्मा के मुख से जन्मे हैं, ब्रह्मा के मुख से जन्मे हैं। और जो क्षत्रिय जन्मे हैं वो जन्मे हैं भुजाओं से। तो यह एक तरीके से धीरे धीरे भेदभाव दिखाया जाने लगा। क्षत्रिय मतलब बाजूबल जो ताकत होती है उन्हें क्षत्रिय कहा गया, और जो दिमाग से जो ब्राह्मण थे, जो ज्यादा विद्वान थे, वो दिमाग से पैदा हुए हैं, मुख से पैदा हुए हैं, जिसकी वजह से इन्हें ब्राह्मण कहा गया। और जो ज्यादा चलते हैं व्यापारी लोग, व्यापार करने के लिए दूर दराज के क्षेत्रों में जाते हैं, तो वो उनको ज्यादा जाने की वजह से, ज्यादा पैदल चलने की वजह से उन्हें पैरों की मजबूती बहुत आवश्यक है। तो जंगा से जन्मे, जंगा से कौन जन्मे? वैश्य, व्यापारी। और पैरों से कौन जन्मे? ये थे शूद्र। तो दोस्तों जिस तरीके से इसको बांटा गया था, जो ब्रह्मा का जो सिद्धांत बताया गया था, वो एक तरीके से बिल्कुल गलत था। गलत क्यों था? क्योंकि आप शरीर के हिसाब से कैसे बांट सकते हैं? तो समाज को, जैसे शूद्रों को अगर जो नौकरी करने वाले थे, जो नौकर थे, वो दूसरों के यहाँ पर काम करते थे, जिन्हें तो पैरों तले वैसे ही कुचल दिया गया। तो इस सिद्धांत को जब रखा गया तो हमारा समाज धीरे धीरे जातियों में बंटने लगा। अब जातियों में बंटने लगा तो ऊंच नीच की भेदभाव भी पैदा होने लगा। दोस्तों हालांकि ये हिस्ट्री का विषय है, लेकिन थोड़ा जाति के बारे में समझाने के लिए हमने आपको ये बताया है। अब दोस्तों जाति में भेदभाव कैसे होता है कि जैसे कोई ऊंची जाति का है और नीची जाति का है, उसे बहुत हे दृष्टि से देखा जाता है। उसके साथ आप खाना नहीं खा सकते, उसे पहले जैसे, अभी तो इतना नहीं रहा, पहले जैसे मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता था, उसे एक साथ खाना नहीं खाने दिया जाता था, उसे दूर ही रखा जाता था। उससे अगर कोई भेंट हो जाए तो वहाँ पर आकर, वापस आकर नहा लेते थे जो ऊंची जाति के लोग थे। अब जैसे दोस्तों हमारे देश में जाति के आधार पर भेदभाव आज भी हमें देखने को मिलता है। शहरों में इतना नहीं है, लेकिन गाँवों में जो भेदभाव देखने को मिलता है वो आज भी हमें देखने को मिलता है। अब दोस्तों आप सोचो कि आज़ादी से पहले यह भेदभाव कितना होता होगा। उसी को ध्यान में रखते हुए यह तय किया गया कि अगर जाति के आधार पर कहीं पर भी भेदभाव देखने को मिलता है तो जाति के आधार पर जो भी भेदभाव होगा उसके आधार पर जो भी केस कर दिया जाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जाकर हम इसके खिलाफ शिकायत कर सकते हैं, केस दर्ज करा सकते हैं। अब जैसे दोस्तों एससी और एसटी जो नीची जाति की वाले हैं, उनको विशेष उपबंध किए गए हैं कि अगर एससी एसटी वालों ने अगर ऊंची जाति वालों के खिलाफ ऊंची जाति वालों ने कोई भी जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया तो उनके खिलाफ केस कर दिए जाओगे, तो केस कर दिया गया तो आपको तुरंत पुलिस गिरफ्तार कर लेगी और वो केस बहुत ही कठिन तरीके से सुलझता है। तो दोस्तों हमारे संविधान में हर तरह की व्यवस्था जाति के हिसाब से की गई है। तो दोस्तों अब हम बात करें धर्म की। धर्म, जैसे कोई भी धर्म को मानने वाले लोग हैं, जैसे कोई भी धर्म हो, चाहे सिख हो, बौद्ध हो, जैन हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, उनके आधार पर सार्वजनिक स्थानों पर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि आप हिंदू धर्म को मानते हो तो आप मुसलमानों के साथ भेदभाव करे हो, चाहे आप सिख धर्म को मानते हो तो आप किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। मतलब आप अगर कोई भी धर्म को मानते हो तो आपको किसी भी धर्म के साथ भेदभाव करने का कोई अधिकार नहीं है। अगर भेदभाव किया गया तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में केस किया जाएगा और पुलिस आपको आएगी और तुरंत आओ तुम्हारी खातिरदारी करते हैं वो लेकर जाएगी और आपके खिलाफ केस चलेगा। अब दोस्तों जाति और धर्म की बात करें तो हमारे समाज में जाति धर्म आज भी जैसे चुनाव में भी बहुत हमें देखने को मिलती है, जो सबसे हमारे देश की सबसे बड़ी विडंबना है। हमें योग्यता देखकर ही चुनाव में चयन करना चाहिए किसको हमें वोट देना है, जबकि जाति और धर्म के आधार पर नहीं। दोस्तों जाति और धर्म आपको कभी काम आने वाले नहीं है। जैसे जाति धर्म आपको जब भी काम आएगी कि जब आपके साथ किसी की लड़ाई हो गई है, या आप कहीं पर जा रहे हो और आपके साथ किसी की लड़ाई हो गई है, तो आपसे पूछा जाएगा कि आप किस धर्म के हो, किस जाति के हो, तो आपकी जाति के लोग आपके साथ खड़े हो जाएंगे। वहां पर हमें देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप मान लो कोई भी जाति के हो और आपके यहाँ पर बहुत गरीबी है, आपके घर के बाहर दूसरे घर में बहुत गरीबी है, वहाँ पर खाने के लिए लाले पड़ रहे हैं, वहाँ पर अनाज नहीं है खाने के लिए, वो गरीब आदमी एक वक्त का भोजन खा रहा है, हालांकि वह आपकी ही जाति का है, लेकिन आप कभी भी उसकी मदद करने नहीं जाओगे।
किसी का बच्चा पढ़ने के लिए दिक्कत आ रही है, उसके पास फीस भरने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन कोई भी अगर आप किसी भी जाति के हों और उसी जाति का अगर कोई भी गरीब है या फिर बीमार हो गया है, उसका इलाज कराने के लिए जाना है, उसके इलाज कराने के लिए पैसे चाहिए, लेकिन कोई भी आपके पास आएगा नहीं। केवल आपके पास जब भी आएंगे जब आपकी किसी से लड़ाई हो गई हो। तो दोस्तों, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जाति और धर्म के आधार पर जब आप बढ़ जाते हैं या जाति और धर्म को आप ऊपर लेकर चलते हैं तो आपको कभी काम ये आने वाली नहीं है। केवल मुसीबत के समय कोई भी आपका साथ देने वाला नहीं है। केवल जब लड़ाई हो जाएगी तो सब आकर खड़े हो जाएंगे कि हम भी तुम्हारे साथ हैं, लेकिन जब गरीबी और असहाय जब जीवन जीने वाले लोग होते हैं तो उन्हीं के जाति के लोग उनसे दूर हो जाते हैं और उनके घर जाना तक पसंद नहीं करते। तो दोस्तों, हमारे संविधान जब बन रहा था तो उसमें जाति और धर्म को लेकर भी यह लिखा गया था कि इनके साथ कभी भी भेदभाव नहीं किया जाएगा जाति और धर्म के आधार पर। दूसरा, जन्म स्थान के आधार पर भी सार्वजनिक स्थानों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। जैसे कोई भी मान लो नॉर्थ ईस्ट में जन्मा है, कोई भी जैसे नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्य हैं, असम मेघालय में जन्मा है, वो कहीं यहाँ पर आकर नौकरी कर रहा है, हमारा जैसे राजस्थान में आकर कोई भी नौकरी कर रहा है, तो वह कहाँ पर जन्म है उसके आधार पर हम नहीं कह सकते कि तुम तो बाहर के हो, तुम्हारे साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। जैसे दोस्तों, यूपी और बिहार वालों के साथ, जैसे उत्तर भारत वालों के साथ साउथ इंडिया में बहुत भेदभाव किया जा रहा है आजकल। जैसे मराठी भाषी जो लोग हैं वो काफ़ी भेदभाव देखने को मिल रहा है। जैसे यूपी और खासकर यूपी और बिहार वालों के साथ जब भी कोई भी महाराष्ट्र या मुंबई में जाते हैं तो उनसे ये कहा जाता है कि या तो वापस चल जाओ, नहीं मराठी सीखो। या जन्म के आधार पर जो भी भेदभाव किया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। तो हमारे संविधान में ये पहले ही कह दिया गया है कि जन्म के आधार पर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा कि कौन कहाँ जन्मा है। अब दोस्तों, आप कहाँ जन्म रहे हो या कोई भी कहाँ पर जन्म लेता है वो अपने हाथ में थोड़ी है। अपने हाथ में थोड़ी है कि मैं तो अंबानी के घर में जन्म लूंगा, ऐसे कैसे हो सकता है। ये तो ऊपर वाले की देन है, ये तो भगवान की देन है कि आपको कहाँ जन्म लेना है वो ही डिसाइड करते हैं। हम नहीं कह सकते कि हमारी मर्जी से हमने जन्म लिया है, तो ये किसी के हाथ में नहीं है। तो इनके आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। अब दोस्तों, हम देखें लिंग के आधार पर हमारे जैसे स्त्री, पुरुष और ट्रांसजेंडर 3 प्रकार के लिंग पाए जाते हैं, उनमें हम स्त्री और पुरुष में कोई भेदभाव नहीं कर सकते। तो दोस्तों, इस तरीके से ना ही ट्रांसजेंडर के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। तो दोस्तों, हमारे संविधान की अनुच्छेद 15 में यह लिखा गया है कि जाति, धर्म, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, हमारे संविधान को पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है, हमें इतनी नॉलेज मिलती है कि हमारे अधिकारों के बारे में हमें पता चलता है। इसलिए दोस्तों, मैं हमेशा कहता आया हूँ कि हमारे संविधान को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप दुनिया की कोई सी भी किताब मत पढ़ो, लेकिन हमारे देश का संविधान पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अब दोस्तों, आगे हम देखते हैं अनुच्छेद 16 में क्या लिखा गया है। अनुच्छेद 16 में लिखा गया है लोक नियोजन। लोक नियोजन में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब लोक नियोजन का क्या मतलब है? लोक नियोजन का मतलब है सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे कोई स्त्री हो, पुरुष हो या ट्रांसजेंडर हो, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब इसमें दोस्तों बहुत बड़ी चीज है कि जैसे कोई भी भर्ती आएगी तो सबको समान अधिकार दिए जाएंगे, लेकिन इसमें दिक्कत ये हुई कि जैसे कोई भी मान लो अगर समाज की दृष्टि से सही है तो जैसे पॉजिटिव सेंस में है तो उसमें भेदभाव किया जा सकता है। जैसे एक समय ऐसा था जब महिलाओं की भागीदारी सरकारी नौकरी में बहुत कम हुआ करती थी। बहुत कम थी मतलब न के बराबर थी। लेकिन जब सरकार ने फिक्स कर दिया कि 33% आरक्षण हम महिलाओं के लिए फिक्स कर देते हैं कि 100 में से 33 तो महिलाएं आएंगी, चाहे वो एग्जाम में उनकी मेरिट लिस्ट कम जाए, लेकिन 33% तो आएंगी। अब यह तो बाकियों के साथ भेदभाव कर दिया गया। लेकिन समाज को स्थिरता प्रदान करने के लिए, समाज में महिलाओं को मुख्य धारा में लाने के लिए, बराबरी में लाने के लिए सरकार ने यह फैसला किया, जो पॉजिटिव सेंस में हुआ एक तरीके से। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव सेंस में भेदभाव किया जा सकता है। जैसे 33% आरक्षण महिलाओं को दिया गया तो इसके आधार पर महिलाएं सरकारी नौकरियों में आने लगी और महिलाओं की भागीदारी बढ़ने लगी। और इसी के आधार पर जो नीची जाति के जो लोग थे, SC ST, उनको भी आरक्षण दिया गया। अब आरक्षण की व्यवस्था भी यही थी
कि जो नीची जाति के लोग हैं वो हमारे समाज की मुख्य धारा में नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो उनको आगे बढ़ाने के लिए, उन्हें उच्च जाति के जो लोग थे या अपर कास्ट थे उनके बराबर में लाने के लिए हमारे संविधान में यह व्यवस्था की गई कि आरक्षण की व्यवस्था की गई, ताकि वो भी सरकारी नौकरियों में आए और सभी के बराबर से कंधा मिलाकर चले। तो आरक्षण की व्यवस्था भी इसी में की गई है, एससी और एसटी, और इसी में ट्रांसजेंडर को भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है इसी में। तो पॉजिटिव सेंस में जो भी काम किया जाएगा तो वह दूसरे के मूल अधिकारों को हनन नहीं करेगा। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 17 की कि अनुच्छेद 17 में क्या लिखा गया है। दोस्तों अनुच्छेद 17 में लिखा गया है अस्पृश्यता का अंत। हम इसे कह सकते हैं छुआछूत का अंत। जैसे हमें दोस्तों अभी भी देखने को मिलता है कि कई स्कूलों में, जैसे हमारे राजस्थान में अभी शायद दक्षिण राजस्थान की एक घटना है, उसमें एक जो नीची जाति का बालक था उसने स्कूल में जो मिट्टी का जो बर्तन होता है मटकी टाइप का, उसमें पानी रखा हुआ था, उसको उसने छू लिया था, उसमें पानी पी लिया था, जिसकी वजह से उस बच्चे को पीट कर उसके स्कूल के अध्यापक ने उसे मार डाला था। यह दोस्तों बहुत आज भी हमें देखने को मिलता है, यह बहुत गलत है। तो इसके खिलाफ हम कोर्ट में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट हमारी रक्षा करने के लिए बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से अस्पृश्यता अगर ऐसा हमें कहीं भी देखने को मिलता है तो हम उसके खिलाफ कोर्ट में जा सकते हैं। तो दोस्तों उन बुराइयों को खत्म करने के लिए हमारे संविधान के अनुच्छेद 17 में ऐसा काम किया गया था, जिसे छुआछूत को खत्म करने का प्रयास किया जा सके। अब दोस्तों ये बिल्कुल सही था कि नहीं, क्योंकि अगर देखो इंसान तो इंसान होते हैं, जब इंसान पैदा होता है, जब बच्चा जन्म लेता है तो वह किसी को भी पता नहीं रहता कि वह किस धर्म का है या फिर किस जाति का है। ये जाति और धर्म हमारे समाज ने जब जन्म से, पैदा होने के बाद से जब समझने लगते हैं, उसके बाद से हमारे समाज ने ये बनाई है। बाकी पहले ये व्यवस्था नहीं थी। जन्म लेने वाले बच्चे को कुछ पता नहीं रहता कि वह कहाँ पर जन्मा है, किस जाति में है और किस धर्म में है। तो दोस्तों धर्म और जाति एक तरीके से अफीम जैसे हैं, एक तरीके से नशा है, इससे जितना दूर रहा जाए उसमें बहुत बड़ा भलाई है और बहुत अच्छी बात है। अब दोस्तों अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 के तहत कर दिया गया। अब हम बात करते हैं 18 की, उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत। अब उपाधियों का अंत कैसे, कि जैसे पहले कोई भी बहुत सारी उपाधि रखते थे, जैसे अंग्रेज बहुत सारे लोगों को जो नाइटहुड की उपाधि देखे गए थे, जो भी उनके चाटुकार लोग थे उनके बहुत सारी उपाधि देखे गए थे, जैसे सर की उपाधि देखे गए थे, नाइटहुड की उपाधि देखे गए थे। जैसे हमने फिल्मों में देखा कि ठाकुर दुर्जन सिंह, जैसे आज कोई ऐसी उपाधि रख सकता है? तो इन सारी उपाधियों को खत्म कर दिया गया। अब उपाधियां केवल उसी क्षेत्र में रखी जा सकती हैं, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में रखी जा सकती हैं उपाधि। शिक्षा के क्षेत्र में जैसे डॉक्टर है, इंजीनियर है, वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है, आप कोई सी भी उपाधि रख सकते हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में उपाधि रखी जा सकती है। दूसरा, सुरक्षा के क्षेत्र में, डिफेंस के क्षेत्र में, जैसे आप मेजर हो, कर्नल हो, आईजी, डीआईजी, एसपी, ये सारी उपाधियां रखी जा सकती हैं। तीसरा हम देखें कि सरकार आपको अगर कोई उपाधि देती है, सरकार कोई उपाधि देती है कि जैसे आपको दे दिया भारत रत्न, तो आपको क्या कहा जाएगा? भारत रत्न मिस्टर सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न दिया गया है खेल के क्षेत्र में, तो वह अपनी उपाधि रख सकते हैं। इस तरीके से सरकार अगर आपको कोई भी उपाधि देती है तो आप उस उपाधि को रख सकते हैं। अब इसके अलावा दोस्तों, जैसे विदेश से कोई भी उपाधि आपको मिलती है, विदेश से कोई भी उपाधि आपको मिलती है, जैसे किसी भी विदेशी कंट्री से आपको कोई भी उपाधि मिलती है, तो आपको सबसे पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ेगी और राष्ट्रपति ये कहेंगे कि आप इस उपाधि को रख सकते हैं या फिर नहीं रख सकते हैं, वो राष्ट्रपति डिसाइड करेगा। तो दोस्तों विदेश से कोई भी उपाधि मिलती है तो उसका निर्णय कौन करता है? राष्ट्रपति करता है कि आप इसको रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं। तो दोस्तों विदेश से कोई भी उपाधि मिलेगी तो राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम निर्णय होगा। अब सोचो अगर राष्ट्रपति को कोई उपाधि मिले तो उसका निर्णय कौन करेगा? भाई राष्ट्रपति से ऊपर तो कोई है ही नहीं हमारे देश में। हमारे देश में राष्ट्रपति से ऊपर कौन है? राष्ट्रपति हमारे देश का प्रथम माना जाता है, तो राष्ट्रपति को अगर कोई भी उपाधि मिलेगी तो वो रखेगा,
कोई भी उसे रोकने टोकने वाला नहीं है। तो राष्ट्रपति को कोई भी अगर विदेशी उपाधि मिलेगी तो राष्ट्रपति उसको रख सकता है, उसे कोई मना करने वाला नहीं है। बाकी अगर किसी को भी विदेश की कोई भी उपाधि मिलेगी तो उसे राष्ट्रपति मना भी कर सकता है और राष्ट्रपति बोल भी सकता है कि आप इसे रख सकते हो। तो दोस्तों इस तरीके से हमारे संविधान में भाग 3 में अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता के अधिकार के बारे में चर्चा की गई है, जिसमें अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता, अनुच्छेद 15 में जाति धर्म जन्म स्थान लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, अनुच्छेद 16 में सरकारी नौकरी में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया, अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत कर दिया गया। दोस्तों आपको क्या लगता है, आप एक बार कमेंट करके जरूर बताएं, और जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे चैनल से जुड़े रहें, ताकि हम संविधान के बारे में जो भी जानकारी आपके साथ साझा करें आपके पास तुरंत से तुरंत पहुंच जाएं। जय हिंद, जय भारत।